हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? सब फर्स्ट क्लास, एकदम बेरंट चकाचक है, जोरदार कतई एकदम शानदार। मारवाड़ राजवंश अपना चल रहा है और जोधपुर के राठौड़ अपन समाप्ति की ओर अग्रसर हैं। ठीक है ना? इसके बाद में फिर अपन बीकानेर के राठौड़ शुरू कर देंगे। क्लास में तो बीकानेर जो है वो समाप्त हो चुका है। यूट्यूब पे जो है वो भी एमसीक्यूज के थ्रू बीकानेर का राठौड़ भी आने वाले समय में जल्दी से ही समाप्त हो जाएगा। तो आज हम कर रहे हैं एमसीक्यूज। ठीक है, जसवंत सिंह तक हमने कर लिए थे। इसके बाद के अंदर अजीत सिंह, वीर दुर्गादास से लेकर के और मान सिंह तक का जो समय है अंग्रेजों से संधि करने वाले, है ना, उसको पूरा करेंगे। ठीक है, तो तैयार हो बिल्कुल एकदम? शुरू करें? चलो तो चलो। तो पहला सवाल तो यही है कि अजीत सिंह का पालन पोषण किस धाय ने किया? जिस तरह से मेवाड़ के अंदर पन्ना धाय को स्वामी भक्त का एक उदाहरण माना जाता है, वैसे मारवाड़ की पन्ना धाई भी किसे कहा जाता है? तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता था कि मारवाड़ की पन्ना धाई किसे कहा जाता है, लेकिन प्रश्न ये पूछ लिया आपसे कि अजीत सिंह का पालन पोषण किस धाई ने किया था। यही वो धाय है जिनको मारवाड़ की पन्ना धाई कहा जाता है। गोरा धाय, बादल धाय, मैफा धाय, ईसा धाय, कौन है बताओ? जिस तरह से पन्ना धाई ने अपने पुत्र चंदन की बलि दे दी थी अपने स्वामी के पुत्र को बचाने के लिए, मेवाड़ के शासक को बचाने के लिए, उदय सिंह को बचाने के लिए, वैसे ही इन्होंने ही अपने पुत्र को, अजीत सिंह को बचाने के लिए उसके स्थान पर रख दिया था। हालांकि उसका कत्ल नहीं किया गया, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने पुत्र की बलि दे दी थी, तो इसलिए इनको मारवाड़ का पन्ना धाय कहा जाता है। कौन है? तो बादल धाय, मैफा धाय, ईसा धाय ऐसा कुछ है नहीं। इसका आंसर है ए, गौरा धाय। गौरा धाय है जिन्होंने अजीत सिंह का पालन पोषण किया था फिर। ठीक है, जब ये बिल्कुल छोटे थे, शिशु थे तब। और इनको मारवाड़ की पन्ना धाय कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल। वीर दुर्गादास ने राजकुमार अजीत सिंह एवं रानियों को किसकी मदद से औरंगजेब के चंगुल से बाहर निकाला? जब औरंगजेब को पता लगा कि जसवंत सिंह की एक संतान भी है, क्योंकि जसवंत सिंह जी निसंतान मर गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो अजीत सिंह को और समस्त जितना भी वो जनाना का खेमा था, रानियों का खेमा, सबको बुलाया दिल्ली में रूप सिंह की हवेली, रूप सिंह की हवेली में रखा गया था इनको। फिर वहां से किसी और जगह बुलाया गया। फिर जो दुर्गादास जी थे उनको भनक लग गई कि ये क्या अजीत सिंह को मरवाना चाहता है और मारवाड़ को हमेशा के लिए हस्तगत करना चाहता है, खालसा करना चाहता है, और अगर अजीत सिंह मर गया तो मारवाड़ का कोई शासक बचेगा नहीं, और फिर इनके पास में कोई ऑप्शन भी नहीं रहेगा, सीधे सीधा बहाना मिल जाएगा इनको कि मारवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लो, खालसा कर। तो बड़ी चतुराई से फिर ये क्या है, वहां से निकल लिए कुछ सरदारों की मदद से। इसके अंदर एक महिला थी जिन्होंने इनकी काफी मदद की थी वहां से निकालने की। तो वो कौन थी? प्रश्न ये है। वीर दुर्गादास ने राजकुमार अजीत सिंह एवं रानियों को किसकी मदद से औरंगजेब के चंगुल से बाहर निकाला था? कधैली, बाघैली, सुजान या अनंता? बताओ जरा, आंसर करो। ये कुछ भी नहीं है, ना अनंता, ना सुजान, ना ही कधेली। ये बाघेली नाम की एक महिला थी, उसकी मदद से वीर दुर्गादास ने अजीत सिंह और रानियों को औरंगजेब के चंगुल से बाहर निकाला। याद रखना, इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक बात है। चले आगे, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। दुर्गादास ने
सिरोही में किसके घर पर अजीत सिंह की परवरिश की। अब वहां से निकाल रहा है, वहां से निकाल करके फिर ये सिरोही में कालिंदी जगह है, कालिंदी में, कालिंदी सिरोही के अंदर इन्होंने एक ब्राह्मण के घर पे अजीत सिंह की परवरिश की थी। तो वो कौन था, क्या नाम था उसका? जयदेव था, वो जयदेव ब्राह्मण था, सुखदेव ब्राह्मण था, महादेव ब्राह्मण था या नामदेव ब्राह्मण? ब्राह्मण था बेसिकली ये, बताओ जरा। फिर बाद में कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर भी अजीत सिंह और इनकी जान को खतरा बन जाता है, सुरक्षा को लेकर के चिंता बढ़ जाती है। तो फिर दुर्गादास जी यहाँ से भी निकल लेते हैं, फिर वो जाते हैं मेवाड़ के राजा राज सिंह के पास, ठीक है, क्योंकि मारवाड़ का परगना खालसा किया हुआ था, मुगल साम्राज्य मिला हुआ था, रहने के लिए जगह नहीं थी, और मुगल जो थे औरंगजेब थे वो पीछे पड़ा हुआ था, कैसे भी करके इनको मारना है। बताओ जरा कौन था वो? नामदेव भी नहीं है, महादेव भी नहीं है, सुखदेव भी नहीं है, यह है जयदेव। जयदेव ब्राह्मण था, सिरोही कालिंदी का, इसके यहाँ पे इन्होंने अजीत सिंह को रखा और उसकी परवरिश की थी। ध्यान रखना, सिरोही, सिरोही का जयदेव ब्राह्मण। ये इस तरह से सवाल बीच में टपक जाते हैं, फिर आइडिया नहीं लगता कौन था, ठीक है ना। बादशाह औरंगजेब ने अजीत सिंह के स्थान पर रखे गए बालक को असली समझते हुए उसका क्या नाम रखा? वहां पर अजीत सिंह की जगह एक छोटे शिशु को रख दिया गया था, तो औरंगजेब यही समझता रहा कि यही असली अजीत सिंह है। फिर उसका नामकरण किया औरंगजेब ने। ये कहानी सारी समझा चुका हूं क्लास में। क्या नाम था उसका? औरंगजेब ने क्या नाम रखा था उसका? है ना मस्त सवाल एकदम। क्या नाम रखा था उसका? मोहम्मदीराज, सिराज, नुसरत या मुजफ्फर? बताओ जरा कौन था वो? बताओ बताओ। मोहम्मदीराज नाम रखा था औरंगजेब ने। क्या नाम रखा था? मोहम्मदीराज। किसका नाम रखा था? अजीत सिंह की जगह जो बालक रखा गया था उसको अजीत सिंह समझ करके औरंगजेब ने उसका नाम मोहम्मदीराज रखा। ठीक है, याद रहेगा, पक्की बात। चले आगे, चलो तो चलो। देवारी समझौता होता है एक, तो उस देवारी समझौते के बारे में आपको बताना है कि 4 आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसके अंदर से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो पहले की बात तो ये है कि यह समझौता अजीत सिंह, सवाई जगत सिंह और अमर सिंह द्वितीय के मध्य हुआ था। यह समझौता 1708 में हुआ था। इस समझौते के अनुसार अजीत सिंह ने अपनी पुत्री चंद्र कुमारी का विवाह जयपुर के शासक से करना तय किया। इस समझौते के अनुसार सवाई जयसिंह को आमेर में पदस्थापित करने में तथा अजीत सिंह को मारवाड़ प्राप्त करने में अमर सिंह द्वितीय को सहयोग प्राप्त करना, सहयोग देना था, सहायता करनी थी। तो इनमें से कौन सा है कथन ऐसा जो गलत है? क्या ध्यान रखना आपको, कौन सा गलत है? तो देवारी समझौते के बारे में समझो, देखो बताया हुआ वैसे क्लास के अंदर। देवारी समझौता ये हुआ था साहब 1708 के अंदर, तो ये कथन तो है सही एकदम, ठीक है। दूसरी बात, किस किस के बीच हुआ था? 3 जने के शासक थे, मेवाड़, मारवाड़ और कच्छावा, तीनों ही थे, है ना। पश्चिम के अंदर मेवाड़ ले लो, मारवाड़ ले लो, पूर्व में कच्छावा ले लो। मेवाड़ के अजीत सिंह, मारवाड़ के अजीत सिंह सॉरी, और मेवाड़ के अमर सिंह, अमर सिंह सेकंड, और यहाँ पे कच्छावा सवाई जय सिंह। इन तीनों के मध्य हुआ क्या समझौता हुआ
कि महाराणा अमर सिंह अपनी बेटी जो है इनकी पुत्री का नाम था चंद्रकुमरी। क्या नाम था बेटी का? चंद्रकुमरी। चंद्रकुमरी का विवाह किससे करेंगे? सवाई जयसिंह से करेंगे। ठीक है, बदले में सवाई जयसिंह को जयपुर प्राप्त कराने के अंदर अमर सिंह अपना सहयोग देंगे। साथ ही अजीत सिंह को मारवाड़ के जो क्षेत्र हैं उनको प्राप्त कराने में भी अमर सिंह सेकंड साथ देंगे। अपनी पुत्री का विवाह इन्होंने इस शर्त पे किया कि चंद्रकुमरी और सवाई जयसिंह के विवाह के पश्चात जो पुत्र होगा, जो बाय प्रोडक्ट निकलेगा, वो जयपुर का राजा बनेगा। ये था सर। तो इस समझौते के अनुसार सवाई जयसिंह को आमेर में पदस्थापित करने में बिल्कुल, अजीत सिंह को मारवाड़ प्राप्त कराने में महाराणा अमर सिंह द्वितीय की सहायता करनी थी, बिल्कुल करनी थी। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। इस समझौते के अनुसार अजीत सिंह ने, अच्छा ये स्टेटमेंट में यहाँ पे थोड़ा गलत हो, अजीत सिंह नहीं, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में थोड़ा एरर हो गया। इसको अजीत सिंह काट करके आप इसको कर लो या रहने दो, कुछ भी कर लो। एक स्टेटमेंट इसको सही कर लो आप, जगत सिंह की जगह पे यहाँ पे जय सिंह, ठीक है ना, जगत सिंह नहीं है, ये मिसप्रिंट हो गया जय सिंह। तो समझे तो इस ये समझौता अजीत सिंह, सवाई जय सिंह और अमर सिंह के मध्य हुआ, बिल्कुल ये भी ठीक बात है। इस समझौते के अनुसार अजीत सिंह ने अपनी पुत्री चंद्रकुमरी का विवाह जयपुर शासक से तय करना किया था, जबकि अजीत सिंह ने नहीं किया था। किसने किया था? अमर सिंह सेकंड ने किया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जो गलत है, सी वाला ऑप्शन जो है गलत है। बात समझ में आ गई ना? इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ये जगत सिंह नहीं, ये जय सिंह, उसको जय सिंह रखो, नहीं तो इसमें तो क्या दो कथन गलत हो जाएंगे ऐसे। तो जगत सिंह की नहीं है, जगत की जगह जय सिंह है। ठीक है ना? तो ये ऑप्शन भी ठीक है, 3 जना के बीच में हुआ, अजीत सिंह, सवाई जय सिंह और महाराणा अमर सिंह सेकंड। क्या हुआ था इसमें? अमर सिंह सेकंड को अपनी बेटी चंद्रकुमरी का विवाह किससे करना था? जयपुर के शासक से। ठीक है, चले आगे। अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास की सहायता से जोधपुर पर कब प्रवेश किया? यानी कि वीर दुर्गादास की सहायता से जो अजीत सिंह है उन्होंने जोधपुर पर अधिकार करके उस पर कब प्रवेश किया? अपना जो पैतृक राज्य था उसके ऊपर। जसवंत सिंह के बाद में खालसा किया हुआ था, तो खालसा किया हुआ था तो फिर अजीत सिंह जो है वो बड़े भी हो गए, चलो ठीक है, लेकिन अपने पैतृक जो स्थान है वहां पे प्रवेश नहीं कर पाए। फिर यहाँ पे दुर्गादास और अन्य सरदारों के साथ में इन्होंने जोधपुर पे आक्रमण किया, उसको जीता और फिर उसके अंदर एंट्री ली। तो सवाल ये कि कब एंट्री ली थी इन्होंने जोधपुर के अंदर? 12 मार्च 1706, 12 मार्च 1707, 12 मार्च 1708 या 1705? इसका सही आंसर है 12 मार्च 1707। इस तरह के क्लोज ऑप्शन आ जाते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना इस डेट को। ठीक है ना? चले आगे। अजीत सिंह अपनी किस पुत्री का विवाह मुगल सम्राट फर्रुखसियार के साथ में किया? अजीत सिंह ने अपनी किस पुत्री का विवाह मुगल सम्राट फर्रुखसियार के साथ में किया? देखो 1707 के अंदर औरंगजेब मर जाता है और देन उसके बाद में फर्रुखसियार शासक बनता है। फर्रुखसियार और इनको भी क्या है 1707 के अंदर ही जोधपुर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब मुगलों से सही संबंध बनाने के लिए क्या करते, अपनी बेटी का विवाह कर देते, जो कि बहुत ही एक तरीके की गलत घटना मानी जाती है, क्योंकि फर्रुखसियार बहुत बूढ़ा था, कतई एकदम जर्जर हो चुका था। तो इतना संघर्ष करने के बाद में राज्य प्राप्त किया और फिर से दोबारा से वही कहानी शुरू कर दी इन्होंने, वही अधीनता, वही बेटियों का ब्याह करवाना। तो एक तरीके गलत है। दुर्गादास जो है उसको भी क्या है अन्य दूसरे सरदारों के बहकावे में आकर के राज्य से बाहर निकाल दिया,
वो दुर्गादास जिसने पूरी जिंदगी लगा दी उनको राजा बनाने के अंदर। तो उन्होंने अपनी एक पुत्री का विवाह फर्रुखसियार के साथ में किया। हालांकि बात यही है इतिहास के हिसाब से भी। तो कौन थी वो? इंद्र कुंवरी, चंद्र कुंवरी, रूपवती या चारुमती? क्या नाम था इनकी पुत्री का जिसका विवाह फर्रुखसियार के साथ? चारुमती नहीं है, रूपवती नहीं है, चंद्र कुंवरी या इंद्र कुंवरी? चंद्र कुंवरी को अभी हमने देखा, ठीक है, ये देवारी समझौते से संबंधित है। देवारी समझौते से संबंधित है। इंद्र कुंवरी का विवाह इन्होंने फर्रुखसियार के साथ, तो उसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। वीर दुर्गादास की मृत्यु कहां हुई थी? सीधा सा सवाल। सरदारों के बहकावे में आकर के अजीत सिंह ने इनको देश निकाला दे दिया। फिर ये दुखी मन से मारवाड़ को छोड़े, कुछ समय के लिए मेवाड़ की सेवा में रहे, फिर वहां से फिर ये उज्जैन की तरफ चले गए। उज्जैन में ही इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है ना? ना इंदौर, ना पुष्कर, ना नासिक, नहीं राजस्थान के अंदर मृत्यु नहीं हुई थी, राजस्थान से बाहर मृत्यु हुई थी। अगला सवाल, दुर्गादास की छतरी किस नदी के किनारे बनी हुई? अब इनकी मृत्यु हुई उज्जैन के अंदर, तो वहीं के आसपास की नदी होगी, है ना? क्षिप्रा नदी, बनास नदी, यमुना नदी, माही नदी। तो क्या जरूरी होता है कि जहां में मृत्यु हुई हो वहीं पे उनकी छतरी बनी हुई हो? है क्या ऐसा जरूरी होता है क्या? ऐसा जरूरी तो नहीं होता है वैसे, क्योंकि महाराणा सांगा जो है उनकी मृत्यु कहीं और हुई थी, फिर मांडलगढ़ ला करके उनका दाह संस्कार किया गया और मांडलगढ़ में ही उनकी छतरी बनी हुई है। लेकिन अधिकतर मामलों के अंदर इस तरह की बात का कॉमन सेंस बैठ जाता है कि जहां मृत्यु हुई है वहीं के आसपास उनकी छतरी बनी हुई हो। तो राजस्थान के बाहर इनकी मृत्यु हुई थी, छतरी भी इनकी राजस्थान के बाहर ही है। माही नदी नहीं है, बनास नदी नहीं है, ये दो तो राजस्थान की है, तो ये तो नहीं है। यमुना नदी ये वैसे भी क्या है, पूर्व के अंदर पड़ जाती है, तो ये भी नहीं है। क्षिप्रा नदी के पास में ही इनकी छतरी बनी हुई है, उज्जैन में इनकी मृत्यु हुई थी। महाकाल के दर्शन करने जाओ, ओमकारेश्वर दर्शन करने जाओ, क्षिप्रा नदी के तट के ऊपर स्नान करके आओ, वहीं पे इनकी छतरी बनी हुई है, उसके भी दर्शन करके आओ, वीर दुर्गादास की। ठीक है, ध्यान रखना, ये पूछा जाता है सवाल। दुर्गादास के बारे में 2-3 सवाल हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, कहां पे इनकी छतरी, कहां पे इनकी मृत्यु हुई। ठीक है। जोधपुर के किस शासक के काल में खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए 28 अगस्त 1730 को अमृता देवी के नेतृत्व में 363 स्त्री और पुरुषों ने खिचड़ी को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, यानी कि वो मारे गए थे। ध्यान ये संदर्भ तो इसको खिचड़ी आंदोलन कहते हैं हम, जोधपुर के अंदर खिचड़ी आंदोलन। तो कौन शासक थे उस समय जिस समय पे ये घटना घटित हुई थी? पेड़ों को काटने का आदेश दिया, विष्णु संप्रदाय के लोग थे, और वो पेड़ों के सामने आगे के पेड़ नहीं काटोगे चाहे तो हमारी गर्दन काट दो। वो इतना क्रूर था कि उसने मौत के घाट उतार दिया कि ठीक है पेड़ तो कटेगा, तुम्हारी गर्दन भी कट जाएगी। तो लगभग 450 के आसपास लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया। फिर बाद के अंदर जोधपुर के महाराजा को जब ये खबर लगी तो फिर उन्होंने एक्शन लिया इसके ऊपर। फिर अभी तो वर्तमान के अंदर काफी कुछ है, पर्यावरण से संबंधित अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है ना? तो बताओ कौन था उस समय शासक? अभय सिंह था, विजय सिंह था, भीम सिंह था, तख्त सिंह था? सवाल है ये, बताओ जरा कौन शासक था उस? इसका आंसर होगा ए, अभय सिंह के टाइम की घटना है ये। अभय सिंह थे उस समय जिस समय ये दुर्घटना घटित हुई। ठीक है,
अमृता देवी की स्मृति में पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। और भादवे की भाद्रपद जो शुक्ल दशमी है, दशमी जो है समझ गए, 10 लिख रखा है इसमें, 10th लिख रखा है। शुक्ल दशमी को यहाँ पे मेला पड़ता है जो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। ठीक है ना, या पर्यावरण से संबंधित एक मेला है, ऐसा कह सकते हैं। कौन से वृक्ष थे ये? खिचड़ी के वृक्ष थे। ठीक है, ये घटना है, ये घटना किसके काल में हुई हमारे को जानना है, ये जरूरी है। जब हम इस पूरे रेफरेंस को पढ़ रहे हैं, जोधपुर के राठौड़ वंश को पढ़ रहे हैं, तो किस किस टाइम पे क्या क्या घटना घटित हुई है सबने अपने क्लास के अंदर डिस्कस किया ही है, ये तो इसको भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो मैंने ये कहा था उस समय कि अभय सिंह के टाइम पे बस एक बात यही है, इस बात को ध्यान रखना और ज़्यादा कुछ समझने की ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। तुंगा का युद्ध कब हुआ? 1767, 1787, 1777, 1797 कब हुआ? तुंगा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? मराठों को दमन करने के लिए, एक सेकेंड, मराठों वर्सेस एक तो जयपुर के ईश्वर सिंह थे, है ना, और एक साथ देने वाले थे इनके, कौन थे? ये थे विजय सिंह। इन्होंने मराठाओं को संयुक्त रूप से क्या कर दिया था? परास्त कर दिया। और इसी उपलक्ष्य के अंदर ईश्वर सिंह ने जयपुर के अंदर ईसर लाट बनवाई है, इसको सरगासूली कहते हैं आज। अजमेरी गेट कभी आओ जयपुर के अंदर, 5 बत्ती जो रहने वाले हैं वो जानते हैं, तो 5 बत्ती के जस्ट 5 बत्ती और चौपड़ का जो एरिया है ना, सॉरी अजमेरी गेट, और उसके आगे जाओगे किशनपोल गेट से आकर के जो बड़ी चौपड़ छोटी चौपड़ के बीच का जो एरिया है, उसके कहीं बीच के अंदर आकर के ये ईसर लाट दिखाई देगी आपको। कमाल की बात यह है कि ईश्वर सिंह ने ईसर लाट बनवाई और फिर बाद के अंदर ये इसी से कूद के मर गया था, आत्महत्या कर ली थी इसने। बहरहाल तो ये थे विजय सिंह। या अब इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था मराठों और इनके बीच में, वो था तुंगा का युद्ध। तुंगा का युद्ध हुआ कब था? बात 1767 में हुआ था, 77 में हुआ था, 87 में हुआ था, 97 में हुआ। 67 में नहीं हुआ, 77 में भी नहीं हुआ, 97 में भी नहीं हुआ, ये हुआ था 1787 के। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। तुंगा का युद्ध किस किस के बीच हुआ और कब हुआ? 1787 को हुआ। ठीक है, अरे भाई कुछ तो बोलो, शांति से क्या बैठ रहे थे हो? श्यामल दास ने, इनका ग्रंथ है वीर विनोद, वीर विनोद के अंदर किसको जहांगीर का नमूना कहा है? एक्चुअली इनका प्रेम प्रसंग काफी फेमस था। तो कौन थे वो? एक तो विजय सिंह थे और इनकी पासवान थी गुलाब राय। तो श्यामल दास ने वीर विनोद में विजय सिंह को जहांगीर का नमूना कहा, यानी फोटोकॉपी कहा है जहांगीर की, कि वो भी क्या है, लड़ाता था, एक नंबर का आशिक आदमी था। और गुलाब राय को जोधपुर की नूरजहां कहा है, जोधपुर की नूरजहां। इन दोनों के प्रेम प्रसंग काफी फेमस थे, तो उसी से संबंधित ये प्रश्न है। जहांगीर का नमूना यानी जहांगीर की कॉपी एक तरीके से, है ना। विजय सिंह थे ये। ठीक है, मेवाड़ राजकुमारी कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर जयपुर के शासक जगत सिंह और मान सिंह के मध्य गिंगोली का युद्ध हुआ।
ये गंगोली का युद्ध कब हुआ? 1806, 1807, 1808, 1809। कब हुआ था गंगोली का युद्ध? बहुत आसान सा सवाल है, कई बार आता है। कृष्ण कुमारी का विवाद भी लगभग अपन ने 3 बार तो उसको डिस्कस कर ही लिया है ना। कक्षा में आएंगे फिर डिस्कस होगा एक बार, मतलब फिर से दोबारा आएगा, बार बार डिस्कस नहीं करेंगे इसको। उसके बीच में गंगोली का युद्ध हुआ, तो गंगोली का युद्ध कब हुआ था ये तो बता ही दिया मैंने आपको, प्रश्न के अंदर ही लिखा हुआ है। मान सिंह और जगत सिंह के बीच में हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था 1807 के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना इसको। आगे चलो। किसने जोधपुर में, कहां पे? जोधपुर में नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ महामंदिर का निर्माण करवाया था? कौन था वो? इन्होंने गोरख संप्रदाय के गुरु से शिक्षा ली थी, लेकिन उनको अपना गुरु बनाया और जोधपुर के अंदर नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो है उसका निर्माण करवाया, उसको स्थापित करवाया। कौन थे? मान सिंह थे, अभय सिंह थे, विजय सिंह थे या भीम सिंह थे? तो अभय सिंह को तो एनिमिलेट कर दो, एक ही काम थी इस बात इनकी। विजय सिंह को प्रेम से फुर्सत नहीं थी, भीम सिंह भी नहीं है। कृष्णा कुमारी का विवाद हुआ इनके टाइम पे, मरमुरा गए थे। ये एक्चुअली मान सिंह है, इसने फाइनली दावा किया था कि भीम सिंह मर गया तो कोई बात नहीं, मैं तो हूं अभी, मैं बनाऊं शासक, मेरे साथ शादी करो कृष्णा कुमारी। तो जोधपुर के अंदर नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो महामंदिर है उसका निर्माण इसने मान सिंह ने करवाया था। साथ ही इन्होंने गोरख संप्रदाय, गोरख धर्म गुरु जो है उनसे दीक्षा ली। ठीक है, हिंदू बनाया था, मतलब उनको गुरु बनाया। आंसर हो जाएगा इसका 1। मान सिंह ने कहां पे, प्रश्न क्या है, कहां मान पुस्तकालय की स्थापना की? जैसे वर्तमान के अंदर मान सिंह पुस्तकालय प्रकाश केंद्र, मान सिंह पुस्तक प्रकाश केंद्र के नाम से जाना जाता है। ये मान सिंह ने मान पुस्तकालय की स्थापना कहां करवाई? बीकानेर में करवाई, जोधपुर में करवाई, उदयपुर में करवाई या जयपुर में करवाई? अब ये तो क्या है, स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है इतना डिटेल में लिख दिया कि मान सिंह, क्योंकि मान सिंह का फ्लो चल रहा है अभी, तो आपको लग जाएगा, आइडिया लगा लोगे आप कि जोधपुर के राठौड़ पढ़ रहे हैं तो जोधपुर का ही आंसर होगा। आंसर भी यही है, लेकिन क्या है एग्जाम में इस तरह से आ जाता है। अभी मान सिंह, अब मान सिंह तो जयपुर का भी हुआ है ना। और छोटे मोटे शासक देखोगे तो कई जगह के, कई छोटी मोटी रियासतों के शासकों के नाम मिल जाएंगे आपको मान सिंह। अभी मान सिंह काट दो, अब ऐसे आ जाता है कि मान सिंह पुस्तक प्रकाश केंद्र कहाँ पे स्थित है, सीधा सीधा ऐसे आ जाए। और आपको ये फ्लो नहीं है, अभी एग्जाम में ये फ्लो थोड़ी ना चलता है इस तरीके, तब थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए ये प्रश्न मैंने रखा है, आपको याद रहे। मान सिंह पुस्तक प्रकाश केंद्र या मान पुस्तकालय की स्थापना जोधपुर के अंदर की गई है, और करवाई किसने थी? मान सिंह ने करवाई थी। क्योंकि नाम से आइडिया लग ही रहा है तो नाम एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्थान जो है उसको याद करना, ध्यान में रखना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो आगे चलो। किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने 1835 ईस्वी के एरिनपुर में जोधपुर रीजन का गठन किया? अब ये प्रश्न जो है स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित है, ठीक है ना, लेकिन संदर्भ आ रहा है, ये राजा पढ़ ही रहे थे, अपन शासक पढ़ रहे थे, तो उनके टाइम पे कुछ घटनाएं हुई, उसको नोटिस करना ज्यादा जरूरी है, नहीं तो फिर सीक्वेंस से पढ़ने का क्या मतलब निकला। तो किसके शासनकाल के अंदर अंग्रेजों ने 1835 में जोधपुर लीजन का गठन किया था? अब प्रश्न तो सीधा सीधा ऐसे भी बन जाता है कि जोधपुर लीजन का गठन कहाँ किया गया, तो वो तो प्रश्न के अंदर दिखा हुआ है कि एरिनपुर के अंदर किया हुआ। ठीक है, तो किसके टाइम पे हुआ था? अभय सिंह थे, विजय सिंह, भीम सिंह, मान सिंह, कौन थे? ये भी मान सिंह के टाइम की बात। ठीक है ना, हमने यहीं तक क्लास में भी जो है एक क्लास के अंदर यहाँ तक सेटल किया था, देन फिर उसके बाद में अपन ने आगे किया था। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, इसी के टाइम के ऊपर जोधपुर लीजन का गठन किया गया था एरिनपुर के अंदर 1835 में। कई बार सवाल ऐसे आ जाता है कि व्हील कोड की स्थापना कब की गई, सीधे सीधे सन पूछा हुआ, क्लोज ऑप्शन दे करके। तो इन चीजों को ध्यान रखना। जोधपुर लीजन का गठन कब हुआ? 1835 में। कहाँ हुआ? एरिनपुर में। किसके टाइम पे हुआ? मान सिंह के टाइम पे हुआ। ठीक है ना, तो बस आज के लिए इतना ही बहुत है।
ठीक, अब यहाँ तक पहुंचे हो तो कुछ पसंद आया ही होगा, तो लाइक शाइक कर दो और क्या है। ठीक, अपना जोधपुर का मारवाड़ जो राठौड़ जो वंश है वो ऑलमोस्ट समाप्ति की कगार पर है। इसके बाद में फिर अपन बीकानेर वाले स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बस तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपना और अपनों का ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।